प्रायः इससे प्रश्न रहने की संभावना बहुत कम होती है। फिर भी हम लोग एक नजर इसको सुन लेते हैं। बिहार स्पेशल में देख लीजिए, शासक है, इसने मेल मिलाप की नीति अपनाया। आपको याद है कि औरंगजेब मराठा जब पढ़ा रहे थे तो शिवाजी के पोते साहू जी को औरंगजेब कैद कर दिया था, लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह को भी 5,000 का मनसब प्रदान किया। जबकि औरंगजेब में आपको ध्यान रखना है कि गुरु गोविंद सिंह, आपको ध्यान है कि नांदेड़ वगैरह भाग गए हैं। 1707 में गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 9 में है, 2 साल इनके साथ पैरेलल रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद आपको याद होगा कि इसमें मुख्य रूप से बंदा बहादुर फिर हेड बनता है। बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि सबको आजाद करते गया और एकदम प्रशासन पर इसका कोई ध्यान नहीं रहता, इसीलिए इसको साहेब बेखबर कहा गया। अब आपसे पूछा जाए साहेब बेखबर, तो आपको ध्यान रखना है कि बहादुर शाह प्रथम को साहेब बेखबर कहा गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इतिहासकार है सिडनी ओवेन। इन्होंने कहा कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कह सकते हैं, इसके बाद कोई मुगल बादशाह अच्छा नहीं है। तो देखिए, आपको कहे सिडनी ओवेन के अनुसार अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में अच्छा कह सकते हैं तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मरने के बाद इनको दिल्ली में दफन किया गया और बहादुर शाह प्रथम दिल्ली में दफन हुए। ये इनका कब्र कहां है, मकबरा कहां है, तो दिल्ली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बताए थे कि इसमें कई तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो सारे एक बार फिर से सुन लो। बहादुर शाह मेल मिलाप की नीति अपनाया, शिवाजी के पोते साहू जी को कैद से मुक्त किया, गुरु गोविंद सिंह को भी 5,000 का मनसब दिया, इसने बंदा बहादुर से भी प्रारंभ में नोकझोंक किया, फिर उसको भी सपोर्ट किया, इसको साहेब बेखबर कहा जाता है। और सिडनी ओवेन के अनुसार से ये अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। बहादुर शाह के बाद अगले शासक है जहादार शाह। तो देखिए, जहादार शाह के बाद तब है फारुखसियर। देखो एक एक करके सबको सुनते जाओ। देखिए, जहादार शाह केवल 6 महीना ही शासक था और इसीलिए 6 महीना ही ये शासक है, और इसमें ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से यह गद्दी पर बैठा है। देखो, इस समय कई तरह के ईरानी दल है, तुरानी दल है, सैयद बंधु है, कई ऐसे ग्रुप हैं जो राजा के सपोर्टर हैं। इन लोग अमीर वर्ग हैं, इन लोग से पैसे के कारण नियंत्रण इन लोग भी रखते हैं। और इसमें अब बहुत ही बढ़िया से बात समझना, इसने जब जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना तो जुल्फिकार खां को इसने वजीर बनवाया। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दरबार में नंगे भी पहुंचता और महिलाओं के भेष में भी पहुंचता, और इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि यह महिलाओं के भेष में जब पहुंचने लगा तो एक है कामवर खां। इन्होंने लिखा कि उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगा है। ये ऐसा उल्लू है जो मुगल बादशाह औरंगजेब बाज है और उसके घोंसले में अब ऐसा रह रहा है। मुगल में कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा शासक रहेगा। तो आपसे पूछा जाए उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगा, किसके बारे में कहा गया? तो जहादार शाह के बारे में। कौन लिखा? तो कामवर खां ने लिखा। और यह भ्रष्ट और अनैतिक आचरण है। क्यों है भ्रष्ट? क्योंकि अब खुद ही दरबार में महिलाओं के भेष में पहुंच रहा है, नाच गान में लगा हुआ है, तो इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया। आपसे कहा जाए कि बताओ लंपट मूर्ख किसे कहा गया? तो जहादार शाह को। यह अपनी प्रेमिका लाल कुंवर इनकी प्रेमिका है, और यह अपनी प्रेमिका के ही प्रभाव में मुख्य रूप से रहना प्रारंभ कर दिया, और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा, जुल्फिकार खां को ही इसने अपना वजीर बनाया। इसके बारे में कामवर खां ने लिखा कि यह उल्लू बाज के घोंसले में रहने लगा है, इस बादशाह को ही लंपट मूर्ख कहा गया है, और इसके समय सत्ता लाल कुंवर इसकी प्रेमिका है जिसके हाथ में आ गई। तो यह देखो काफी महत्वपूर्ण हो गया जहादार शाह के बारे में। जहादार शाह के बाद अब बारी है फारुखसियर का। तो देखिए, फारुखसियर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर फेज ध्यान रखना है। सैयद बंधु, मुगल काल में इसको नृप निर्माता कहते हैं। इन लोग कई राजा बनाए हैं सैयद बंधु, इसलिए आपसे पूछा जाए नृप निर्माता, नृप माने राजा, राजा निर्माता निम्नलिखित में कौन थे? तो सैयद बंधु में 2 भाई हैं, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। और यही अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की सहायता से फारुखसियर 13 में हेड बना। जब यह इसकी सहायता से हेड बना तो अब्दुल्ला खां को इसने वजीर बनाया और हुसैन अली को इसने मीर बख्शी बनाया। मीर बख्शी सेना का प्रधान होता है, और इसमें अब्दुल्ला खां वजीर है, एक प्रधानमंत्री का पद है। इसी के द्वारा फारुखसियर के द्वारा ही 1716 में बंदा बहादुर की हत्या की जाती है। और याद होगा फारुखसियर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक दिया था, और यह दस्तक में आपको ध्यान रखना है 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा बंगाल में तुम कोई भी गाड़ी से जाओ टैक्स नहीं लगेगा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपसे है, इसी के कारण आपको याद होगा कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। इसी दस्तक का दुरुपयोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी करना प्रारंभ किए तो आपको याद होगा कि मीर कासिम ने सभी दस्तक सबके लिए हटा दिया, और यह तत्कालिक कारण बना था बक्सर के युद्ध का। यह दस्तक दिया कौन था? तो फारुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। अब नेक्स्ट है, इसने निजामुल मुल्क, जिसको चिलकलिस खां कहते हैं, इसको दक्कन का सूबेदार बनाया। बाद में यही चिलकलिस खां एक बहुत योग्य शासक है, यही हैदराबाद की स्थापना करेगा। आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद के संस्थापक कौन है? चिलकलिस खां या निजामुल मुल्क, और यही यहाँ पे साउथ में इसकी स्थापना करेंगे। फारुखसियर के समय ये सूबेदार है और वफादार है। फारुखसियर के बाद हम लोग देखें नेक्स्ट शासक की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का मूल नाम रोशन अख्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मोहम्मद शाह को ही रंगीला बादशाह कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य काम नाच गान थोड़ा ज्यादा, नाच गान में इन्हें सबसे ज्यादा मन लगे, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क जो देख रहे हो उसको वजीर बनाया, और यही निजामुल मुल्क इनके ढुलमुल रवैया के कारण देखा कि स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद शाह के समय 1724 में हैदराबाद की स्थापना की, यही निजामुल मुल्क को चिलकलिस खां कहा है, और यह मोहम्मद शाह के समय यह हैदराबाद की स्थापना की। और सबसे इंपॉर्टेंट, अंतिम रूप से जजिया यही रंगीला बादशाह ने ही समाप्त किया। तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाए अंतिम रूप से जजिया कर को किसने हटाया, तो ध्यान रखना है कि अंतिम रूप से जजिया कर मोहम्मद शाह ने हटाया। मोहम्मद शाह के समय ही 1739 में नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, रिवर्स क्वेश्चन है, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह। और यह नादिर शाह 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल को हराया, और मोहम्मद शाह रंगीला 70 करोड़ रुपया लूटा। मुगलों का जिस कुर्सी पर बैठते थे वो कुर्सी मयूर सिंहासन, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, उस कुर्सी को भी ले जाने वाला मोहम्मद शाह है।
और मोहम्मद शाही कोहिनूर हीरा ईरान ले गया, जो आप अफगानिस्तान में पढ़ोगे दोस्त मोहम्मद से धोखा होने के बाद कैसे फिर महाराणा रंजीत सिंह के पास आया, फिर उसके बेटे दिलीप सिंह से कैसे डलहौजी लेकर के इंग्लैंड भेज दिया, कहानी पढ़ चुके हो। अब यहां पे हम लोग देखें, इतना धन कमाया इसके समय नादिर शाह कि अपने क्षेत्र में 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाया, कि अब टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना हम पैसा कमाए हैं, इतना धन दौलत लाए हैं। यह मोहम्मद शाह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो देखो मोहम्मद शाह में 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट। जजिया कर में आपको समझाए थे, पहली बार जजिया कर मोहम्मद कौन लगाया, जल्दी नाम बताओ। भारत में पहली बार जजिया कौन लगाया? तो आप सारे बच्चों को याद होगा कि भारत में पहली बार जजिया लगाने वाला कौन था, नाम लिखो जल्दी। और तब फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक कई क्वेश्चन चलेंगे, जल्दी बता दीजिए। तो आपको पढ़ाए थे अरब आक्रमण, और उसी में अरब आक्रमण में फिर हम आपको समझाए थे कि कौन शासक भारत में पहली बार जजिया कर लगाए, और फिर हम लोग देखे किसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, फिर हम लोगों ने देखा पहली बार जजिया कौन हटाया, फिर हम लोगों ने देखा कि फिर जजिया कौन लगाया, अंतिम रूप से जजिया कौन हटाया। कितने क्वेश्चन आते हैं? तो मोहम्मद बिन कासिम, बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जजिया कर लगाया, पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, और पहली बार जजिया कर अकबर ने हटाया, और फिर जहांगीर ने लगाया, और अंतिम बार ये हटाने वाला मोहम्मद शाह है। मोहम्मद शाह के बाद भारत में फिर कोई जजिया कर नहीं लगा। तो आपको ये फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब मोहम्मद शाह के बाद हम लोग देखें अहमद शाह। तो ध्यान दीजिए, मोहम्मद शाह के बाद बारी है अहमद शाह, तब आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय। तो देखिए अहमद शाह में आपको ध्यान रखना है कि अहमद शाह एक वैश्या से उत्पन्न पुत्र था, और ध्यान से सुन लो, उस वैश्या का नाम है उधम बाई, और अहमद शाह केवल नाम का शासक है। उधम बाई और उसका प्रेमी जाविद खां, यही दोनों मिल करके शासन चला रहे थे। इसका वजीर था इमादुल मुल्क, और इमादुल मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा वजीर है जो राजा से ही भिड़ जाता था। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को पकड़ के अंधा बना दिया। अब इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अगला नंबर जो राजा है इनका नाम है आलमगीर द्वितीय, और आलमगीर द्वितीय की भी कहानी लगभग वही है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इसी के समय हुआ, दिल्ली को जम के लूटा, और यही अहमद शाह अब्दाली भारत के क्षेत्र में अपना रिप्रेजेंटेटिव रख के ईरान चला गया, और 1761 में आपको याद होगा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा के साथ फिर इसका होगा। अब इंपॉर्टेंट सुनिए, आलमगीर द्वितीय की ही हत्या इसी का वजीर इमादुल मुल्क ने किया। सोच लो, इमादुल मुल्क दोनों को हत्या किया। इतना ही नहीं, आलमगीर को तो मार करके इसके लाश को यमुना में ऐसे ही फेंक दिया, और कहा कि कोई भी इसके लाश को दफन नहीं करना। और इससे मुगल बादशाह में इतना डर बैठ गया कि शाह आलम जो देख रहे हो, जिसको अली गौहर कहते हैं, दिल्ली छोड़ के इसी के डर से भाग गया कि भाई वजीर तो पकड़ के राजा को ही मार के यमुना में फेंक दे रहा। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय को मेन रहने के लिए स्थान कौन दिया? अवध का, अवध का नवाब शुजा उद्दौला। और इसीलिए शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा उद्दौला के यहां रहने का काम कर रहे थे, और इसी ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजा उद्दौला, बंगाल के भगोड़ा नवाब मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर कहते हैं, तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हराया, और इलाहाबाद की संधि 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुआ, और यह पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। अब देखिए अच्छा प्रश्न है, अंग्रेजों का पेंशनर पहला मुगल बादशाह कौन बना? तो शाह आलम द्वितीय। 26 लाख का पेंशन तय हो गया, और इसी के बाद अकबर द्वितीय हेड बने। और इंपॉर्टेंट चीज सुने, अकबर द्वितीय जब हेड बना तो यह अंतिम है जहां तक ब्रिटिश सिक्के पर मुगल राजा के चित्र होते थे। 1835 के बाद जो ब्रिटिश सिक्के हैं उस पर मुगल बादशाह के चित्र बंद कर दिए गए। और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद होगा कि अकबर द्वितीय ने ही, याद होगा, मोहन राय को राजा की उपाधि दिया, और राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था कि मेरा पेंशन बढ़वा दो। और इसीलिए आप सारे बच्चों को याद होगा इमादुल मुल्क का क्या हुआ, तो अंग्रेज इमादुल मुल्क के खिलाफ हुए। क्योंकि आप सारे बच्चों को याद है कि जब वो पेंशन तैयार हो गया 26 लाख लेने का, तो 26 लाख पेंशनर जब वो बना, तो अब इसके सपोर्ट में अंग्रेज की सेना रही, और अंग्रेज की सेना दिल्ली पे हमला किया। और यही जो देख रहे हो, इनकी ड्यूटी फिक्स कर दी गई कि आपका हुकूमत सिर्फ लाल किला के अंदर चलेगा, बाहर कुछ नहीं। और इसीलिए लाल किला के अंदर इनकी हुकूमत चलना प्रारंभ हो गई, बाहर बंद होगी। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा पेंशन बढ़ाने के लिए, और इसमें आपको सारे बच्चे को याद है वहीं इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु होगी। फिर हम लोग जरा देखें अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ये सबसे अच्छा प्रश्न है। और बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह है, इसका नाम अबुल जफर है। लॉर्ड डलहौजी ने इसी को कहा था कि तुम लाल किला को खाली करके और चले जाओ कुतुब मीनार वाले कैंपस में। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में आपको बताए थे कि इसमें हुमायूं के मकबरे से दिल्ली में यह पकड़ा गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और हुमायूं के मकबरा से बहादुर शाह द्वितीय पकड़ा गया, और अंग्रेजों ने इसे बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया, और रंगून में ही 1862 में इसकी मृत्यु हो गई, और मुगल वंश कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। अब देखो, ये तो था बीच का कुछ राजा जिसको एक नजर आपने सुना। अब यहां तक से इसमें क्वेश्चन रहने का चांसेस कम बनता है, लेकिन अब जो चल रहे हैं यहां से आपके प्रश्न बनने का चांसेस ज्यादा है। इसमें आपको बढ़िया से सुनना होगा मुगल काल के प्रशासन, मुगल काल के सिक्का, मुगल काल के साहित्य, मुगल काल में चित्रकार, चित्रकार से क्वेश्चन रहा भी। अब इन छोटे छोटे स्टेप पर भी हम चाह रहे हैं कि एक बार आपको बढ़िया से वार्म अप कर दे, पूरे स्टेप आपका कंप्लीट हो जाए, और तब आपका बहादुर शाह द्वितीय का ही नाम बहादुर शाह जफर भी। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मुगल कालीन प्रशासन की बात की जा रही है, खूब ध्यान से सुनना। मुगल काल में केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत का मतलब है कि एक जगह से वो अपनी राजधानी से ही पूरा कंट्रोल करते थे। मुख्य रूप से 4 पद थे, और सारे बच्चे को 4 पद एकदम क्लियर रखना है। अब चारों पद का जरा ध्यान से समझो। पहला पद का नाम है वजीर, और मुगल काल में वजीर प्रधानमंत्री का पद होता था। वजीर का मतलब प्रधानमंत्री है। दूसरा पद है जिसका नाम है दीवान, और वजीर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए दीवान होते थे, और वित्त और राजस्व का सबसे बड़ा पदाधिकारी दीवान होते थे। देखो, 2 बात है, सूबा में भी दीवान होते थे और केंद्र में भी दीवान होते थे। सूबे का जो दीवान होते थे वो सूबा का हिसाब किताब रखते थे, और केंद्र का जो दीवान होते थे वो केंद्र का पूरा हिसाब किताब रखते थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है मीर बख्शी।
राज्य में बख्शी होते थे और केंद्र में मीर बख्शी होते थे। मीर बख्शी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अब देखो, वजीर प्रधानमंत्री, दीवान जैसे ही कहे तो आप कहना वित्त और राजस्व का हेड, और अगला मीर बख्शी कहे तो आपको समझना है कि सैन्य का हेड, सेना के हेड का नाम मीर बख्शी है। और लास्ट है सद्र एक कुल, ये धार्मिक मामले के जो प्रधान होते थे, धार्मिक अधिकारी सद्र एक कुल कहलाते थे। चारों पद मुगल में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बार चारों पद, वजीर प्रधानमंत्री है, दीवान वित्त एवं राजस्व का प्रधान है, मीर बख्शी सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है, और सदरे कुल यह धर्म का सबसे बड़ा अधिकारी है जो धार्मिक व्याख्याएं करता है। तो ये चारों पद आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला नंबर हम लोग चले, कैसे प्रशासन किए जाते थे। ध्यान से सुनते जाना, हम लोग मुगल काल को एक एक करके खूब बढ़िया से सुनेंगे। देखिए अब समझिए ठीक से। मुगल काल में साम्राज्य में प्रशासन की इकाई, सबसे बड़ा इकाई साम्राज्य था। साम्राज्य में स्वयं मुगल बादशाह होते थे, और इसके साम्राज्य जो होते थे वह सूबा या प्रांत, जिसको राज्य कहते, राज्य में विभाजित। अब देखिए, सूबा का हेड सूबेदार होता था, और सूबेदार पर नियंत्रण रखने के लिए यहां भी दीवान होते थे। ये प्रांतीय दीवान राज्य का हिसाब किताब रखता था। और ये सूबा के बारे में जो क्वेश्चन है वो सुनो। अकबर के समय 15 सूबा हुए, उसके पहले 12 सूबा थे, बरार, खानदेश और अहमदनगर। दक्षिण के 3 जीतने के बाद 15 सूबा हो गए। आपको बताना है, बिहार, अकबर ने बिहार को अपना मुगल साम्राज्य का सूबा घोषित किया। एक कहना सूबा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद है सारे बच्चे का सही हो जाएगा। अकबर ने पहली बार बिहार को मुगल साम्राज्य का अपना सूबा घोषित किया। सूबा मींस राज्य। तो बिहार अकबर का कैमा राज्य था, और बिहार अकबर का कैमा राज्य था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और तब हम लोग देखें कि बिहार के शामिल करने के बाद अकबर ने दक्षिण में 3 राज्य और जीते, बरार, खानदेश और अहमदनगर। और तब उन तीनों राज्य के शामिल करने के बाद अकबर के समय कुल सूबा की संख्या कितनी रही? तो 15। बिल्कुल 12वां नंबर बिहार है, और यही 13वां, 14वां और 15वां है, और यही 12वां बिहार लास्ट में हम लोग पढ़े थे। और 12 के बाद बरार 13, खानदेश 14, अहमदनगर 15, कुल 15 जो देख रहे हो अकबर के समय एक सूबा की संख्या। जब शाहजहां आया, जहांगीर में 15 का 15 ही रहा। शाहजहां के समय कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा 3 अलग और प्रांत बनाए गए। देखो इसे क्वेश्चन देगा कि कौन सा कश्मीर प्रांत किसके समय बना, तो शाहजहां ने 3 राज्य और बनाए, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। और शाहजहां के समय कुल प्रांत की संख्या 18 हो गई। सबसे ज्यादा प्रांत औरंगजेब के समय 20 रहा। औरंगजेब दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि 12 में 3 जोड़े, 12वां बिहार है, तो अकबर के समय 15 सूबा। उसके बाद ध्यान रखना है शाहजहां के समय 18 और औरंगजेब के समय 20 सूबा है। ये सूबा से प्रश्न हो जाएगा। सूबा सरकार या जिला में विभाजित था, जिसके हेड फौजदार होते थे। जिला परगना या महाल में विभाजित था, जिसके हेड सिकदार होते थे। और महाल ग्राम में विभाजित था, जिसके हेड खूत मुकद्दम चौधरी होते थे। तो ये देखो, डिवीजन प्रशासन की इकाई से क्वेश्चन रहेंगे। अगला नंबर हम लोग के लिए एक अच्छा प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली। मनसबदारी आपको ऐसे तो डिटेल अकबर पढ़ाने समय हम पढ़ाए हैं, केवल तेजी से एक बार समझ लेना है। मनसबदारी प्रथा चंगेज खान ने प्रारंभ किया। मनसबदारी प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित होते थे, और इस दशमलव प्रणाली में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 10,000 के मनसब प्रदान किए जाते थे। यह मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया। इस अकबर ने जो मनसबदारी प्रथा शुरू किया, उसमें 2 चीज, जात और सवार तय किए जाते थे। जात और सवार का मतलब होता था, जात उनके पद को बताता था कि ये किस पद पे हैं, और सवार का अर्थ घुड़सवार की संख्या। सवार कभी भी जात से ज्यादा नहीं होते थे। और फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें देखो, अस्पा मीन्स होता है घोड़ा। अब इसमें 2-3 बात आपको ध्यान रखना है। एक को हम कहते थे निम्न अस्पा। निम्न अस्पा, एक अस्पा, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ये क्या है, इस बात को समझना। अस्पा मीन्स घुड़सवार होते हैं। निम्न अस्पा का मतलब एक ही घोड़ा पर 2 सेना बैठ के चलेंगे। अगर किन्हीं को निम्न अस्पा का मनसब मिला है, तो उनके एक घोड़ा पर 2 व्यक्ति बैठ के चलेंगे। घोड़ा की संख्या कम होगी, व्यक्ति की संख्या, सैनिक की संख्या ज्यादा होगी। अगला, एक अस्पा का मतलब एक घोड़ा एक आदमी। जिस तरह का उनको ये अस्पा दिया जाएगा, उतना ही तरह की उनकी जागीर मिलेगी। उसी जागीर से उनको घुड़सवार को मेंटेन करना होगा। अब निम्न अस्पा का मतलब एक घोड़ा पर 2 सैनिक, एक अस्पा एक घोड़ा पर एक सैनिक। 2 अस्पा मतलब एक घोड़ा नहीं है, 2 घोड़ा पर एक सैनिक। घुड़सवार देखो एक होगा, लेकिन घोड़ा 2 होगा। एक घोड़ा पर बैठ के चलिए, दूसरा घोड़ा उसमें बांधे रखिए। कब जहां जरूरत पड़ेगी, आप चल रहे हैं तो पैदल सेना भी ट्रेन है, घोड़ा पर बैठ करके लड़ाई शुरू करेगी, और ये 2 घोड़ा रखना है। और कुछ विशेष लोगों को सी अस्पा प्रदान किया जाता था कि एक घुड़सवार पर 3 घोड़ा होगा। 2 घोड़ा बंध के चलेगा, एक घोड़ा पर बैठ के चलेगा। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 अस्पा सी अस्पा किसने लागू किया? तो जहांगीर ने। अकबर के समय सिर्फ निम्न अस्पा एक अस्पा था। ये 2 अस्पा सिंह अस्पा जो देख रहे हो, ये आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए 2 अस्पा सिंह अस्पा, तो आप कहोगे कि समझ गए, जहांगीर ने इसको लागू किया। अगला नंबर बहुत अच्छा है, औरंगजेब क्या किया? तो यह विशेष अभियान के लिए, जहां रहे कि विशेष अभियान करना है, तो उसके लिए मशरूत व्यवस्था लागू किया। मशरूत व्यवस्था में 4-4 घोड़े भी लेकर चल सकते थे। वो किसी विशेष आयोजन वाले को सैनिक है जिनको मनसब दिया जाए। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी किसने शुरू किया? अकबर। 2 अस्पा सिंह अस्पा तो जहांगीर। मशरूत व्यवस्था तो यह औरंगजेब ने शुरू किया। और मनसबदार में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, मराठा मनसबदार औरंगजेब के समय रहा। इसीलिए कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब हिंदू विरोधी था। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यदि वह हिंदू विरोधी था, तो उसने सबसे ज्यादा हिंदुओं को ही क्यों मनसब दिया? अकबर का तो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध है, लेकिन अकबर के समय जितने हिंदू मनसबदार थे, उससे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय। और यह दिखाता है कि हिंदू मनसबदार इसके समय ज्यादा है, तो वह धार्मिक रूप से जिस तरह का हम लोग छवि बनाए हुए हैं, सिर्फ वही नहीं है, इसके दोनों पहलू। तो अब ये 2 अस्पा सिंह अस्पा की बात भी आप सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मनसबदारी हम लोग डिटेल पहले से पढ़े थे। अब अगला नंबर हम लोग देखें, बहुत अच्छा है, मुगल कालीन सिक्के। अब देखो, सारे बच्चे को खूब ध्यान देना, इतना ध्यान देना है कि लगे कि हाँ एकदम क्लियर हो। मुगल काल में जो सिक्के ढलते थे टकसाल, उसके अधिकारी को दरोगा कहते थे। अब क्वेश्चन दे देगा कि बताओ, मुगल काल में दरोगा थे, थाना का प्रधान, टकसाल का प्रधान, भूमि का प्रधान। ध्यान रखना है, मुगल काल में दरोगा, टकसाल प्रधान थे। जहां सिक्के ढलते थे उसके हेड दरोगा होते थे।
अब आज के दरोगा अलग पद हो गया। बाबर ने चांदी के शाहरुख सिक्का और बाबरी सिक्का दो तरह का सिक्का चलाया, तो बाबर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाबर के बाद हुमायूं लगभग उसी सिक्के को कंटिन्यू किया। शेर शाह इंपॉर्टेंट, शेर शाह पहला राजा है जो चांदी का रुपया चलाया और यही रुपया आज तक चल रहा है। उस समय वो चांदी का चलाया, अब रुपया चांदी का नहीं है, सांकेतिक मुद्रा में रुपया हो गया। और तांबे का इसने पैसा चलाया, इसके पहले रुपया और पैसा नहीं था। सल्तनत काल में सबसे छोटा पैसा, उधर गुप्त काल में भी कौड़ी था। सबसे खराब कम पैसा कौड़ी, फूटा हुआ है तो सबसे कम में चलेगा। इसलिए कई बार लोग सुने होंगे आप भी कि फूटल कौड़ी भी तुमको नहीं देंगे, सबसे छोटा रुपया फूटा कौड़ी, कि फूटा कौड़ी भी तुमको नहीं मिलेगा, मतलब एकदम न्यूनतम रुपया फूटा कौड़ी वो भी नहीं तुमको मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, रुपया सबसे पहले किसने चलाया? शेर शाह। ये रुपया किसमें होता है? तो ये चांदी के होते थे और इसके बाद पैसा ये तांबा के बने होते थे। अब अकबर से थोड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, इसलिए अकबर वाले प्रश्न को सारे बच्चे खूब बढ़िया से सुन लीजिए। देखिए, अकबर पहला मुगल बादशाह है जिसके सिक्के पर, कुछ सिक्के पर सीता और राम की आकृति, बिल्कुल दरोगा अर्क, बिल्कुल सही नाम बताया सबने। तो अकबर के सिक्का पर सीता और राम की आकृति मिले। अकबर के सिक्के में असुरगढ़ विजय के बाद अकबर ने अपने सिक्के पर बाज की आकृति बनाया, तो बाज की आकृति, सीता और राम की आकृति, ये अकबर के सिक्का में कुछ सिक्के में मिलता है। अब अकबर से जो क्वेश्चन है वो सुनो, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। संसब, ये सोने का सबसे बड़ा सिक्का अकबर ने चलाया। जैसे ही हम कहें संसब तो आप कहिएगा कि वो संसब, सब सोने का सिक्का है और यह सबसे बड़ा सोना का सिक्का कौन है? तो आंसर संसब हो जाएगा। दूसरा, सोना का गोलाकार सिक्का को इलाही कहा गया। आपसे क्वेश्चन आएगा सोना के गोलाकार सिक्का, तो आप कहोगे समझ गए, सोना के गोलाकार सिक्का को हम लोग क्या कहे? तो इलाही। इसके बाद चांदी के सिक्का को जलाली कहा गया, तांबा के सिक्का को दाम कहा गया और सबसे छोटा सिक्का तांबा का जितल कहलाया। तो देखिए, आपको याद होगा कि पहला अरबी सिक्का चलाने वाला इल्तुतमिश था, सल्तनत में ही पड़े थे। टंका चलाया था उसने चांदी का और जीतल चलाया था तांबा का, लेकिन इस समय टंका अब गायब है, टंका का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतल अभी भी कंटिन्यू है और ये सबसे छोटा सिक्का है तांबा का। और यहां पे आपको बिल्कुल दिमाग में बस दो बिल्कुल सेट होना चाहिए। अकबर ने सोना का सबसे बड़ा सिक्का जो चलाया उसका नाम संसब था, संसब। अगला सोना का गोलाकार सिक्का उसको हम लोग इलाही कहे, चांदी के सिक्का जलाली, तांबा के सिक्का दाम और तांबा के सबसे छोटा सिक्का जीतल कहलाया। जहांगीर इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के समय कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें जहांगीर में हाथ में शराब का प्याला लिए हुए है। जहांगीर के समय से मुगल बादशाह का चित्र भी सिक्का पर बनने लगा और इसमें सोचिए, हाथ में शराब का प्याला लिए हुए सिक्का आपसे कभी भी पूछा जाए तो जहांगीर का है। जहांगीर ने तांबा का एक सिक्का चलाया जिसका नाम निसार है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निसार क्या है? तो कहना है कि जहांगीर के द्वारा चलाया गया तांबा के सिक्का निसार। क्वेश्चन देगा कौन निम्नलिखित में भिन्न है? निसार, जितल, दाम, जलाली। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि निसार तांबा का है, जितल तांबा का है, दाम तांबा का है और जलाली चांदी का है, इसलिए जलाली भिन्न हो गया। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के समय सिक्का सब वही रहा, केवल औरंगजेब ने एक काम किया कि सिक्के पर कुरान की आयतें जो खुदवाए जाते थे उसको कलमा कहते थे, और कुरान की आयतें खुदवाना, कलमा खुदवाना, इसने औरंगजेब ने बंद कर दिया। औरंगजेब का मानना था कि कुरान की आयत सबसे पवित्र लाइन है, अल्लाह के लिखे हुए लाइन है, और रुपया पैसा में लिखने से यह जहां तहां गिरेगा तो उससे उस पैसे में पैर लगेगा, उसका अपमान होगा, और इसीलिए उसने उस सिक्के पर कलमा खुदवाना, कुरान की आयतें खुदवाना बंद करवा दी। तो अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया, अकबर के समय सबसे बड़े सिक्के का नाम क्या था? संसब। संसब एकदम दिमाग में सेट रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सोना के गोल सिक्का का नाम इलाही, चांदी के सिक्का जलाली, ये सभी, और जहांगीर के तांबा का सिक्का निसार, ये सभी एक अच्छा प्रश्न है। अब सिक्का के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, मुगल कालीन चित्रकला। इस चित्रकला में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, गहराई लेवल का क्वेश्चन होगा तो इन सेक्टर से ही होगा, इसलिए एक बार इनको भी खूब बढ़िया से सुन लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखो, मुगल काल में एक हजनामा पुस्तक है, हजनामा, और हजनामा पुस्तक पांडुलिपि में है, हाथ से लिखे गए, और इस हजनामा पुस्तक में 1200 चित्र मुगल काल के मिले। मुगल काल में बाबर के समय भी चित्रों का उल्लेख है। बाबर स्वयं कहता है कि फारस के, ईरान के सबसे बड़े चित्रकार बिहजाद है, लेकिन बाबर के समय बिहजाद आया नहीं है। ईरान के एक चित्रकार बिहजाद की चर्चा बाबर ने अपने पुस्तक तुजुके बाबरी में किया। देखो ये शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि बताओ तुजुके बाबरी पुस्तक में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख बाबर ने किया? तो बाबर के अनुसार तुजुके बाबरी पुस्तक में ईरान का सबसे बड़ा चित्रकार बिहजाद था, और ईरान में चित्रकला बहुत अच्छे ढंग से चल रहे थे। इसीलिए हुमायूं ने क्या किया, ईरान से ही दो चित्रकार को लाया भारत में, और हुमायूं के समय ही मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत होती। तो एक अच्छा प्रश्न है, आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि बताओ मुगल काल में चित्रकला की शुरुआत किस बादशाह के समय होती है? तो आंसर हुमायूं के समय। हुमायूं के समय दो हैं, एक का नाम है मीर सैयद अली और एक है अब्दुल समद। अब देखो, मीर सैयद अली यह बिहजाद के शिष्य थे, ईरान से थे और बिहजाद के शिष्य हैं, और मीर सैयद अली बहुत बढ़िया चित्रकार हुमायूं के समय है। इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दिया गया, आगे भी पढ़ोगे नादिर उल अस्र और नादिर उद जमा, आगे भी उपाधि आएगा अभी, लेकिन नाम में चेंज होगा। हुमायूं के समय नादिर उल अस्र की उपाधि तो मीर सैयद अली को मिला, यह ईरानी चित्रकार बिहजाद के शिष्य थे। अब ध्यान से समझें, बहुत ही अच्छा है, वह है अब्दुल समद जो देख रहे हो। अब ध्यान दीजिए, अब्दुल समद जो देख रहे हो, इसको सीरी कलम की उपाधि दी गई। अब्दुल समद हुमायूं से लेकर अकबर तक कंटिन्यू। अब इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी गई। सीरी कलम क्यों कहा गया? अब्दुल समद ने एक चित्र बनाया था और वह चित्र को देख के अकबर दंग रह गया। वैसा चित्र कोई सोच भी नहीं सकता है। क्या था भाई उस चित्र में? चावल के एक दाने पर, चावल के एक दाने पर पोलो, चौगान खेलते हुए पूरा फोटो है। अब सोच लो कि पोलो का मतलब है कि यह घोड़ा पर बैठ के खेलना है। अब ध्यान से समझें, घोड़ा पर बैठ के अगर खोल रहा है तो अब बात समझिए कि पूरे घोड़ा के साथ पोलो खेलते हुए पूरा सीन यह दिखा दिया चावल के एक दाने पर, इसीलिए इसकी उपाधि है सीरी कलम। तो सीरी कलम का मतलब आप समझ गए कि इसको उपाधि किसको मिला? अब्दुल समद को। मीर सैयद अली, दोनों अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बिहजाद के शिष्य कौन थे? मीर सैयद अली।
मीर सैयद अली, अब अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मीर सैयद अली किसके समय चित्रकार थे, तो हुमायूं के समय। अब ये देखिए हुमायूं के बाद अगला नंबर है अकबर की बारी, और अकबर के समय चित्रकला का प्रयोगशाला मेन डेवलप किया गया, और अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार बसावन है, अब्दुल समद है, दसवंत है। ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में कौन से चित्रकार अकबर के समय के हैं, तो बसावन और दसवंत इनके समय के प्रमुख चित्रकार। दोनों नाम बिल्कुल दिमाग में सेट रखना, बसावन और दसवंत। तो बसावन और दसवंत इनके समय प्रमुख चित्रकार है। अब्दुल समद तो पिछले से ही कंटिन्यू चले आ रहे हैं। अब एक शानदार क्वेश्चन है जहांगीर। जहांगीर स्वयं चित्रकार था और उसको चित्रकला से गहरे लगाव थे, और इसीलिए जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय मुगल बादशाह में है, तो जहांगीर के समय। इसके समय सोच लो, अकारिजका के एक चित्रकार हैं अकारिजका, और अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में इसने चित्रशाला बनाया। इनके यहाँ कई ऐसे ऐसे चित्रकार हैं, जैसे अबुल हसन, व्यक्ति के चित्र बनाने में महारत हासिल। उस्ताद मंसूर बहुत अच्छे चित्रकार हैं पक्षी के, उस्ताद मंसूर पक्षी के बहुत अच्छे चित्रकार हैं। फारूक बेग, अकारिजा, यही अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रकला है, और मनोहर। अब क्वेश्चन देखो कई आएगा। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है, आंसर जहांगीर। अगला नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आगरा में चित्रशाला का निर्माण जहांगीर ने किसके जो है नेतृत्व में किया। अब अच्छा क्वेश्चन आपको आ गया कि किसके नेतृत्व में किया, तो आपको क्वेश्चन में सारे चीज दिए रहेंगे, तो अब आपको खुद ही समझना है कि अकारिजा के नेतृत्व में किया गया। शाहजहां के समय फकीर उल्लाह की मेन है चित्रकार, और फकीर उल्लाह के बाद शाहजहां के बाद आपको मालूम है औरंगजेब है, और औरंगजेब की कहानी आपको मालूम ही है कि औरंगजेब के समय सारे चित्रकार को उसने छुट्टी कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन आपको हो गया, अबुल हसन को नादिर उल जमा, और अबुल हसन को नादिर उल जमा, और उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र की उपाधि पूछा जाएगा। जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि किसे दिया, उस्ताद मंसूर, नादिर उल जमा, अबुल हसन। अब अगला नंबर क्वेश्चन, ये अकारिजा, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना कि आगरा के चित्रकला का वो मेन नेतृत्व उसी का है। शाहजहां के समय अभी हमने जस्ट समझाया कि मेन चित्रकार कौन है, तो शाहजहां के समय स्थापत्य का स्वर्णकाल है, और शाहजहां के समय फकीर उल्लाह ये मुख्य चित्रकार है। इस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा चित्रकला पर ध्यान नहीं है। औरंगजेब यह शरीयत के अनुसार से चित्रकला को जायज नहीं मानता, इसके अनुसार चित्रकला से अल्लाह की मजाक उड़ती है, इसलिए औरंगजेब ने अपने दरबार में सारे चित्रकला का कार्यक्रम बंद करवा दिया, सारे चित्रकार की छुट्टी कर दी, और वही चित्रकार जब दूसरे जगह में गए तो क्षेत्रीय कला, पटना कलाम शैली, दूसरे अन्य कलाम शैली, अलग अलग डेवलपमेंट शुरू हुआ औरंगजेब के बाद। तो अब आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया, जितने चित्रकार थे सारे चित्रकार से आप मिलिए। अब यहां पे हम लोग देखें मुगल कालीन स्थापत्य को समझें, ध्यान दीजिए। मुगल कालीन स्थापत्य और मुगल कालीन फिर पुस्तक, इतना पढ़ने के बाद मुगल काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यही सिर्फ बाकी रह गया था। इसी के लिए कई लोग मेडावल नहीं हुआ, मर्डर नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ कर रहे थे। कल के क्लास में हम एकदम रूटीन ही ऐसा धुआंधार लगाएंगे कि हर 1 घंटा पढ़ाएंगे, आधा घंटा रेस्ट लो, क्योंकि ऑनलाइन है तो उस सिस्टम में आपका आराम से निकलते चला जाएगा। और कल के पेज में पहले जितने चीज हैं एक एक करके सुन लेगा तुमसे कि हाँ पूरा ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर तुमको कोई कमी है तो भी बोलोगे तो परसों होगा, और नहीं तो फिर परसों तब इकोनॉमी सर्वे और आगे का सिस्टम करें, क्योंकि इसमें हमारी आदत नहीं है कि तुम्हारा नौटंकी हम सुनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो है हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई दिया जाए, और आपका है कि नहीं हम पहले हिसाब किताब वसूल करें, तो वो हिसाब किताब करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। जो आगे तुम्हारा अलग फिर चाह रहे थे हिसाब किताब में कितना बार लगे, तो चलिए कोई बात नहीं, कल ही हम चाह रहे हैं कि कल लंबा लेकर कल ही कंप्लीट करें इसको, तो आज पहले इसको कंप्लीट करिए। पहले मुगल कालीन स्थापत्य में ध्यान दो, बाबर ने आगरा में आराम बाग एक स्थापत्य के रूप में बनाया। आपको याद होगा कि बाबर के मरने के बाद आराम बाग में ही दफनाया गया, लेकिन उसके तुजुके बाबरी में आप सारे बच्चों को याद होगा कि उसने लिखा था कि मेरा प्रिय शहर काबुल है और मरने के बाद हमें काबुल में दफनाना, तब इसको आगरा से काबुल में दफनाया गया। अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान रखिए, नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह किले का निर्माण किया, और इसी दीन पनाह महल से गिरने के कारण अंतिम में हुमायूं का मृत्यु हो गई। नेक्स्ट अगला नंबर है शेर शाह। शेर शाह इसी दीन पनाह महल में किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण किया। आपसे पूछा जाएगा किलाए कोहना, तो ध्यान रखना किला नहीं है, किलाए कोहना एक मस्जिद है जो दीन पनाह महल किला, पुराना किला के नाम से दिल्ली में जाना जाता है, जो हुमायूं बनाया था, उसी में किलाए कोहना मस्जिद शेर शाह ने बनवाया। शेर शाह का मकबरा ये सासाराम में स्थित है, और आप सारे बच्चों को मालूम है ये अष्टकोणीय 8 कोना वाला और लोधी शैली में निर्मित शेर शाह का मकबरा। अगला नंबर हम लोग नेक्स्ट चले, शेर शाह के बाद अगला है अकबर। अब अकबर में हम लोगों को समझना यह है कि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा और किला और लाहौर किला ये दोनों अकबर का बनाया हुआ है। आपसे कहा जाए बताओ आगरा किला तो अकबर, लाहौर किला तो अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया, और फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन थे, बहाउद्दीन। आपसे पूछा जाए कि बताओ फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार कौन थे, बहाउद्दीन। ये फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार निर्माण करने वाले, और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी में जोधा भाई महल, बिरबल महल, इबादत खाना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा, ये सभी का निर्माण अकबर ने किया। तो अकबर का सभी निर्माण आप देखिए आगरा और उसके नजदीक स्थित। नेक्स्ट अकबर के बाद जहांगीर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट वैसा है नहीं, वो चित्रकारी में ज्यादा मेन हमारा है शाहजहां, और शाहजहां को मुगल काल में हम लोग स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल मानते हैं। देखो दोनों अच्छा क्वेश्चन है, चित्रकला में स्थापत्य जो है स्वर्ण काल किसको कहते हैं, जहांगीर को, और स्थापत्य में स्वर्ण काल किसको कहते हैं, तो शाहजहां। शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला बनवाया, शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला के सामने जामा मस्जिद बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास, ये लाल किला के अंदर उसने बनाया, आम लोगों के लिए दीवाने आम, खास लोगों के लिए दीवाने खास, तख्ते ताउस, इसी को मयूर सिंहासन कहते हैं, मयूर सिंहासन बनवाया, इसी में कोहिनूर हीरा को उसने जड़ा। तो ये सारा शाहजहां का निर्माण है। सबसे बड़ा निर्माण है ताजमहल, जो अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया, और ताजमहल के स्थापत्यकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये सभी शाहजहां का निर्माण है। शाहजहां के बाद तब हम लोग चले इसमें अगला नंबर हम लोग देखें जहांगीर औरंगजेब का निर्माण में मकबरा में हम लोग देख लेंगे, बीबी का मकबरा उनका मेन है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मकबरा, जिसको सुनना बढ़िया से, कहां दफन किया गया। 2 मुगल बादशाह भारत से बाहर दफन हुए, बाकी सभी मुगल बादशाह भारत में दफन। पहला मुगल बादशाह बाबर है, जिसको 2 स्थानों पर दफन किया गया, पहले आगरा के आराम बाग में और तब काबुल में, और काबुल अफगानिस्तान में है, इसलिए बाबर का मकबरा अफगानिस्तान भारत से बाहर है। दूसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जहांगीर। जहांगीर का भी मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। तो आपको ध्यान में बिल्कुल सेट हो गया कि जहांगीर लाहौर में है और बाबर काबुल में है, ये दोनों का मकबरा भारत में स्थित नहीं।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझें, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यही हुमायूं के मकबरा से दो क्वेश्चन आते हैं। इसी में बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह इसी मकबरा से पकड़े गए थे। इसी हुमायूं के मकबरा में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह का सर कलर करने के बाद उसको दफन किया था। तो हुमायूं का मकबरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हाजी बेगम उसकी पत्नी ने किया था और हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा है जिसमें भारत में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया। यह भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, दोहरे गुंबद का प्रयोग तो हुमायूं के मकबरा में, और यह अष्टभुजाकार है, 8 भुजाएं हैं इसमें। अब ध्यान दीजिए, अकबर का मकबरा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट दो कारण से। पहला मकबरा है जो एकदम सिंपल है, सीधा छत, कोई गुंबद नहीं, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। ये सिकंदरा आगरा में, तो अकबर का मकबरा कहां है? तो आगरा, फतेहपुर सीकरी, वहीं सिकंदरा में स्थित है और यह गुंबद विहीन है, इसमें कोई गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, कौन सा मकबरा गुंबद विहीन है? तो अकबर का मकबरा। अगला एक बहुत अच्छा है, इत्मुद्दौला का मकबरा। इत्मुद्दौला आपको याद है नूरजहां के पिता है। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया। यह मुगल स्थापत्य में पहला ऐसा है जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया। आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले किस स्थापत्य में हुआ? इत्मुद्दौला के मकबरा में। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, पेट्रा दूरा तकनीक का प्रयोग किया गया। ये पेट्रा दूरा तकनीक क्या है? तो पेट्रा दूरा तकनीक का मतलब होता है संगमरमर में हीरे और मोती को जड़ना। संगमरमर में हीरे और मोती को जड़ दें तो इस टेक्नोलॉजी को पेट्रा दूरा तकनीक कहते हैं। और ये पहली बार इत्मुद्दौला के मकबरा में हीरा और जो है चांदी सोना ये सब संगमरमर में जड़ा गया। और इसीलिए इत्मुद्दौला के मकबरा को ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार संगमरमर का प्रयोग है, पहली बार पेट्रा दूरा तकनीक का प्रयोग है और यही चीज ताजमहल में यूज किया गया। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर को हमने सुना भारत के बाहर दफनाया गया। शाहजहां तो आपको याद हो गया ताजमहल में ये दफन हुए हैं, तो इसीलिए आगरा में है। औरंगजेब ये अपने पत्नी के याद में, राबिया दुर्रानी इनकी पत्नी का नाम, और राबिया दुर्रानी के याद में इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। और वही बीबी के मकबरा के पास, ये भी बीबी के पास ही दफन है, कहां? आगरा। ये भी बीबी के पास ही दफन है, कहां? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। तो यह देखो मुगल बादशाह का मकबरा से प्रश्न जो भी है आपसे बन जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग को लास्ट है मुगल कालीन साहित्य, और साहित्य के बाद मुगल काल कंप्लीट हो जाए तब एक सिस्टम समझ लोगे कल का। कल धुआंधार पारी खेलेंगे और कल जो बच्चे खत्म सुनना चाह रहे हो, कल रात होते होते सब खत्म सुना ही के चैन लेंगे। तब तुम भी निश्चिंत हो जाओगे, जिनकी आत्मा बेचैन और भटक रही थी कि पैसा वसूल नहीं हुआ, खत्म नहीं सुने हैं, तो कल सब सुन लेना। उसके बाद कुछ रहेगा फिर बोल देना, कल तो परसों कर देंगे। तुमको सब खत्म कंप्लीट करके तभी नया बैच में हाथ लगाएंगे। इसलिए इसमें परेशान उस तरह का नहीं हो जितना जरूरत है। कई बच्चे का मैसेज देखे हमने खुद रिप्लाई किया कि जितना हुआ है उसको पढ़ने में तुम ध्यान लगाते तो रिजल्ट आ जाता। केवल इधर इधर करने से नहीं था, हम लोग को जिस स्पीड में थे बस जरूरत थी अभी करंट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अगर एक राउंड है 15-20 क्वेश्चन भी लीड करते हो पीटी पास हो जाओ। सब्जेक्ट तो लगभग बच्चे का ठीक ही होता है, सब्जेक्ट राउंड में दिक्कत नहीं होती है, उधर के राउंड में सबका ठीक नहीं होता, लीड करता है। कुछ बच्चे का करंट सही है, निकाला रिजल्ट नहीं सही है, बैक गियर होगी। और इसीलिए उसी पर हम फोकस कर रहे थे। आज आपका क्लास कंप्लीट उसी पर था, कल भी लेते, लेकिन कल भी कई लोगों का देखे तो इरिटेट हो गए। जहां चिढ़ जाएंगे तो फिर तुम्हें को परेशानी, जहां चिढ़ तुमको ज्ञान लेना है ना, लेने के लिए तुमको समर्पण भाव होगा, लगेगा सीखने आया देन सीखो। यहाँ जहां चला बस हो गया, फिर लाइन लिखेंगे जितना हुआ खत्म, परीक्षा दीजिए, काम खत्म है। तो इसीलिए वो तुमको कितना ज्यादा सीखना है उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जहां है ये हमें मालूम है कि कुछ लोगों के चलते ही बाकी लोगों को परेशानी होती है, ऐसे नालायकों को संख्या कम है। कई बार ऐसा होता है कुत्तों को घी नहीं पचता है, उसको घी भी दे दीजिए तो पचेगा नहीं, उल्टी करेगा, उसको वही चाहिए कचरा। तो हम चाह रहे हैं कि भाई अंतिम में घी इंपॉर्टेंट है, जहां जो इंपॉर्टेंट है वो दिया जाए। अब कई लोग कहा नहीं है खत्म शब्द सुने नहीं, अब सोचो इतना ही 1 घंटा के लिए मेरा खत्म रुका हुआ, कल वैसे 1 घंटा लेंगे तो मॉडर्न खत्म हो जाएगा, तो हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर वैसे ही फिजिक्स का 2-3 घंटा लेंगे, फिर अगला विषय का लेंगे, बस मुश्किल से 5 से 6 घंटे क्लास लेंगे तो टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा। और उसी के लिए कई लोग परेशान था कि खत्म नहीं, परेशान हो गया सब। कल भर कर लेने दीजिए, अब लग गए हैं तो कल भर कर लेने दीजिए हमको, और तब परसों से फिर कलेक्ट में इसमें देखते हैं। हम तो इधर चाह ही नहीं रहते कि सेक्शन में हम फिर आए, चलो लेकिन इच्छा कई लोगों की हो गई तो क्या किया है, तुम्हारा भी भाई पैसा दिया है तो तुम्हारे अनुसार भी चलना होता है कि चलिए भाई फिर तो पढ़ नहीं रहा है, जो कहता है चलिए किया जाए। चलो अब समझ ध्यान से, तुजुके बाबरी ये पुस्तक का ही नाम बाबरनामा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुजुके बाबरी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखा गया, बाकी जितने पुस्तक हैं वो सब फारसी भाषा में। तो आपको ध्यान रखना है कि तुजुके बाबरी पुस्तक तुर्की भाषा में है और अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। दोनों इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रहीम खाने खाना इसका फारसी अनुवाद किया। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। यह एकमात्र मुगल काल की एक विदुषी महिला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल काल की विदुषी महिला क्या है, कौन है? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा के रचनाकार है। अकबर नामा अबुल फजल, तुजुके जहांगीर ने लिखा। तो देखो दो व्यक्ति ने अपनी किताब खुद लिखा। एक व्यक्ति आपको ध्यान रखना है कि तुजुके बाबरी बाबर ने खुद लिखा और तुजुके जहांगीर ने खुद लिखा। और अगला नंबर शाहजहांनामा इनायत खां और आलमगीरनामा, यह औरंगजेब का जस्ट एक गजेटियर था। औरंगजेब से पूछने के बाद ही इसमें कुछ लिखे जाते थे। और आलमगीरनामा कौन लिखे? मोहम्मद काजिम सिराजी। सारी पुस्तक एक बार ध्यान से सुने। तुजुके बाबरी बाबरनामा बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, अकबरनामा अबुल फजल, तुजुके जहांगीर, शाहजहांनामा इनायत खां और आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम सिराजी। आलमगीरनामा में किसकी चर्चा है? औरंगजेब की चर्चा। अब यहां तक आपको ध्यान रखें, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब लास्ट कुछ पुस्तक में हम लोग देख लें, आपके लिए कई बार यहां से स्टेप भी पूछे जाते हैं। देखो महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा से, ये क्वेश्चन अच्छा है। आपसे कहना है कि बताओ महाभारत पुस्तक का फारसी अनुवाद पुस्तक का नाम क्या है? रजनामा। ये बदायूनी ने लिखा। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी ने किया। गीता का फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषद का भी फारसी अनुवाद दारा सिकोह ने किया, सिर्रे अकबर के नाम से। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्रे अकबर, कभी भी कहे सिर्रे अकबर तो कहना समझ गए उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर है और यह दारा सिकोह ने किया। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, लीलावती आपको पढ़े हैं, गणित का है, फैजी ने इसका फारसी अनुवाद किया। मुगल काल में उनकी मूल भाषा जो है प्रशासनिक भाषा फारसी थे, अरबी नहीं। अरबी में सिर्फ एक किताब है, वो है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ सिर्फ अरबी भाषा में, बाकी अरबी भाषा में इधर कोई साहित्य नहीं आएगा। मुगलों की प्रशासनिक भाषा फारसी थी और इसीलिए सभी फारसी में है। केवल बाबरनामा एक तुर्की में था, उसको भी फारसी अनुवाद किया गया।
बाकी मुगल में जो भी लोग हैं वो तुर्क हैं, तुर्की भाषा और फारसी भाषा इसके जानकार थे, अरबी नहीं, कुरान शरीफ केवल अरबी भाषा में। तो अब यह देखिए पूरा मुगल काल आपका कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चे हो बताओ मध्यकाल में और कुछ बाकी है? हमें लगता है भक्ति सूफी पढ़ा दिए हैं, विजयनगर ब्रह्मणी पढ़ाए हैं, मध्यकाल में और कुछ बाकी है तो लिखो। कल वैसे ही हम लोग ध्यान दीजिए 1 घंटा आपका क्लास ले लेंगे तो कल मॉडर्न खत्म हो जाएगा, प्रेस, पत्रिका, नारा यही सब बचा हुआ है, सुन लेना उसको भी। 1 घंटा क्या हमें लगता है आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे कल मॉडर्न में लगेंगे तो कल हिस्ट्री पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तब इसके बाद फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स में आप लोगों का करंट और साउंड ये दोनों